Good afternoon, all of you. I, BK Sinha, welcome you to this session of editorial discussion. आज भी हिंदू का एडिटोरियल हमारे सामने है. टाइटल है उसका नो एंड इन साइट. कोरोना पैंडेमिक से रिलेटेड ये एडिटोरियल, और इसका टाइटल थोड़ा निराश करने वाला है कि इतनी कवायद के बाद, इतनी तैयारियों के बाद, इतने बड़े लॉकडाउन को झेलने के बाद अभी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उतनी बेहतर नहीं है, और लोग दुनिया की बात छोड़ दें, भारत में भी परेशान हैं कि कैसे इस महामारी को पूरी तरह से नियंत्रण में किया जाए और कैसे रोका जाए. उसी से रिलेटेड ये एक डेटा बेस्ड एडिटोरियल है जिसमें बहुत से आंकड़े दिए गए हैं, जिसकी बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि लॉकडाउन जो 3 मई को ख़त्म हो रहा है, होने का है, उसके साथ क्या किया जाए, वेदर इट शुड बी एक्सटेंडेड और व्हाट ऑप्शंस शुड बी एक्सरसाइज्ड कि हम लोग सेफ रहें. क्योंकि जो भी पॉलिसी डिसीजन होता है वो डेटा पर बेस्ड होता है. डेटा आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. तो सबसे पहले एडिटोरियल शुरू करने के पहले हम डिस्कस करते हैं वैसे वर्ड्स को जो पहले के एडिटोरियल्स में आ चुके हैं. Let us recapitulate those words. First word is strategy. Strategy means रणनीति. इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले. फिर एक वर्ड है contain. Contain का मीनिंग है नियंत्रित करना या कंट्रोल करना. नेक्स्ट इज पैंडेमिक. पैंडेमिक तो हर एडिटोरियल में ही मिलता है. ये तो आजकल अगर देखा जाए तो एक तरह का यूनिवर्सल वर्ड हो गया. पैंडेमिक मीन्स वैश्विक महामारी. रीजन मीन्स क्षेत्र. इन्फेक्शन मीन्स संक्रमण. इंस्टेंस मीन्स उदाहरण या एग्जाम्पल. और एक वर्ड और जो पहले डिस्कस किया गया आज भी है वो डिक्लाइन. डिक्लाइन मीन्स पतन या घटना या कम होना. उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डिक्लाइन. नाउ वी टेक अप द वर्ड्स विच अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन टुडेज एडिटोरियल. उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या वर्ड्स हैं. पहला वर्ड है साइट. SIGHT. इसका 2 मीनिंग होता है, दृश्य भी और दृष्टि भी. जैसे वेन एवर वी विजिट हिल स्टेशन, स्पेशल अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर साइट सीइंग. वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज डिवाइस. DEVISE. यहाँ पर S लगा हुआ है इसीलिए ये एक वर्ब है. एक और वर्ड होता है इसी से मिलता जुलता DEVICE. वो नाउन है और उसका मीनिंग होता है उपकरण. जैसे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. यहाँ पर जो वर्ड वर्ब के रूप में यूज किया गया है उसका मतलब होता है निकालना, जैसे कोई तरीका निकालना. नेक्स्ट इज क्लस्टर. क्लस्टर मीन्स समूह या ग्रुप. नेक्स्ट शार्पली. शार्पली मीन्स तेजी से. नेक्स्ट ग्लोबली. ग्लोबली मीन्स दुनिया भर में. नेक्स्ट इज माइल्ड. माइल्ड मीन्स हल्का. जैसे माइल्ड स्ट्रोक. किसी को पैरालिसिस का अटैक हुआ और वो स्ट्रोक हल्का रहा, लाइट रहा, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं माइल्ड. नेक्स्ट इज सिम्टम. सिम्टम मीन्स लक्षण. नेक्स्ट क्राइटेरिया. ये वर्ड पहले भी कभी डिस्कस किया था मैंने. क्राइटेरिया मीन्स मापदंड. नेक्स्ट इज प्रायोरिटी. प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता. नेक्स्ट एक अच्छा वर्ड है, थोड़ा अनकॉमन वर्ड है, अपटिक. अपटिक मीन्स ऊपर की तरफ जाना, बढ़ोतरी या इजाफा के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं वर्ड को अपटिक. नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड. पूरी दुनिया में. नेक्स्ट मल्टीपल टाइम्स मीन्स कई गुना. नेक्स्ट इज मॉर्टेलिटी. मॉर्टेलिटी मीन्स मृत्यु. नेक्स्ट कोलैट. कोलैट मीन्स जुटाना, इकट्ठा करना, कलेक्ट या गैदर करना. उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं कोलैट. नेक्स्ट इज चिक बाय जोल. ये एक इडियम टाइप है. चिक बाय जोल मीन्स साथ साथ में, बहुत नज़दीक जब हम रहते हैं एक दूसरे के तो वहाँ पे हम लोग वर्ड ये इडियम यूज करते हैं चिक बाय जोल. नेक्स्ट इज इंडिकेट मीन्स संकेत देना. नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल संस्थागत. नेक्स्ट वर्ड इज इफेक्टिव. प्रभावशाली. ये तरीका इफेक्टिव है, प्रभावशाली है, वहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं. कंटेन से ही बना हुआ वर्ड है कंटेनमेंट. कंटेनमेंट मीन्स नियंत्रण. दिस इज अ नाउन. नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट मीन्स संदर्भ.
दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस विषय में या इस संदर्भ में ये कथन दिया गया था। नेक्स्ट इज एप्रिशिएट, एप्रिशिएट मीन्स प्रशंसा करना। एप्रिशिएट का एक और मीनिंग होता है बढ़ना, जैसे द गोल्ड प्राइस हैज एप्रिशिएटेड, वहाँ पर भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसका उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एप्रिशिएट का अपोजिट वर्ड डेप्रिशिएट भी होता है। नेक्स्ट इज डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री मीन्स सोने का कमरा, सोने का वैसा कमरा जिसमें एक साथ बहुत लोग सोते हैं। डॉर्मेट्री आपको रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर भी मिलता है। रिटायरिंग रूम होता है जिसमें रूम होते हैं, डबल बेड का अरेंजमेंट होता है, बट देयर इज ऑल्सो ए प्रोविजन ऑफ डॉर्मेट्री जहाँ पर एक साथ 15-20 लोग सोते हैं। नेक्स्ट इज अकीन टू, ये फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेज है बल्कि। अकीन टू मीन्स के समान। नेक्स्ट स्लम्स, यू नो, झुग्गी झोपड़ी। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव मीन्स वैकल्पिक। नेक्स्ट इज एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मीन्स रहने की जगह। और लास्ट वर्ड है एक्सटेंड, एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना, जैसे डेट एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो ये थे आज के वर्ड्स जो कि एडिटोरियल में आपको दिखेंगे, और उनका मीनिंग पहले बता देना यूज़फुल होता है, आप लोगों के लिए कन्वीनियंट होता है। नाउ वी डिस्कस द एडिटोरियल टाइटल्ड नो एंड इन साइट। कोरोना वायरस के अगेंस्ट हमारी जो जंग चल रही है, हालांकि लंबी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी इसका ख़त्म होने के कोई आसार दिख नहीं रहे, ऐसा इस एडिटोरियल में लिखा गया है। देखते हैं। If it took 94 days to reach 1 million novel coronavirus cases on April 3rd, after China reported the first cluster of 41 cases to WHO on December 31. ये समझने वाली बात है कि 31 दिसंबर को चाइना ने सबसे पहले कोरोना वायरस के 41 केसेस को रिपोर्ट किया था WHO को। उस समय से अगर देखा जाए तो 10 लाख तक, ऐसे केसेस की संख्या 10 लाख तक पहुंचने में 94 दिन लगे। मतलब अप्रैल 3 को पूरी दुनिया में 10 लाख केसेस थे, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हुए केसेस, और आने वाले 12 दिनों में ही ये 1 लाख से 2 लाख हो गया, मतलब जस्ट डबल हो गया। द नंबर ऑफ डेज नीडेड टू डबल टू 2 मिलियन शार्पली रिड्यूस टू 12। 12 दिन में 2 लाख, और उसके बाद 12 दिन में ये हो गया आपका 20 लाख। उसके बाद it again took just 12 more days to cross 3 million cases globally on April 27, और उसके बाद फिर 12 दिन लगे ये 20 लाख का जो फिगर था, 2 मिलियन का जो फिगर था, ये 3 मिलियन पहुंचने में। ये जो डेटा है अप्रैल 27 नाइट का है, जब ये केसेस 3 मिलियन को क्रॉस कर गया। The virus has now spread to 188 countries or regions. 188 देशों में ये फैल चुका है। The true number of infections will be several fold higher as most countries have not been testing people who have mild or no symptoms. ये 3 मिलियन जो डेटा बताया जा रहा है अभी, ये कई गुना ज़्यादा भी हो सकता है। इन्फेक्टेड लोगों की संख्या इससे कई गुना ज़्यादा भी हो सकती है। क्योंकि अभी अधिकांश देश ऐसे हैं जहां पे टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, या उन लोगों की टेस्टिंग नहीं की जा रही है जिनमें संक्रमण के हल्के लक्षण विद्यमान हैं। For instance, in the US, the Centers for Disease Control and Prevention has said that those with mild symptoms of COVID-19 who do not meet the criteria for priority testing will not be tested. उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो अमेरिका में ही जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसने कहा है कि उन लोगों की टेस्टिंग नहीं होगी जो लोग कोविड-19 से में जिन लोगों में कोविड-19 के हल्के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, या उन लोगों की भी टेस्टिंग नहीं होगी जो प्रायोरिटी टेस्टिंग, मतलब किसका पहले टेस्ट किया जाए, उसके मापदंड पर अगर खरे नहीं उतरते तो उनकी भी टेस्टिंग नहीं की जाएगी। While new cases have declined in Europe, there is an uptick in Africa and South America. अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पे नए केसों की संख्या घटी है, लेकिन अफ्रीका और साउथ अमेरिका में नए केसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। The virus is still spreading quickly in the US with 0.99 million cases. It has the most number of cases globally, a little more than 4 times that of Spain.
अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पे ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है और लगभग 10 लाख, टू बी प्रिसाइज 0.99 मिलियन केसेस अमेरिका में हैं और ये दुनिया में सर्वाधिक केसेस वाला देश बन चुका है। अगर अमेरिका की तुलना स्पेन से की जाए तो अमेरिका में अमेरिका में 4 गुना ज़्यादा केसेस हैं स्पेन के मुकाबले, विच हैज़ द सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ केसेस, और स्पेन दुनिया में दूसरे नंबर पर है केसेस के मामले में। देयर हैव बीन ओवर 2.1 लाख डेथ्स वर्ल्ड वाइड। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो 2,10,000 लोग इस कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं, विद द यूएस अगेन अकाउंटिंग फॉर द मोस्ट, और सर्वाधिक लोग अमेरिका में ही मरे हैं। उनकी मरने वालों की संख्या वहाँ 56,600 से भी ज़्यादा है। और ये जो संख्या है इटली में मरे हुए 27,000 लोगों से दुगनी संख्या से भी ज़्यादा है। न्यूयॉर्क सिटी अलोन हैज़ 17,515 डेथ्स। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही अगर अकेले देखा जाए तो 17,515 लोग मरे हैं, विच इज़ मल्टीपल टाइम्स हायर दैन दैट ऑफ मेनी कंट्रीज, जो कि कई देशों से कई गुना ज़्यादा हैं। द मोर्टेलिटी फिगर्स टू में बी अंडर एस्टिमेशन। हालांकि मरने वालों की जो संख्या है, जो फिगर बताया गया है, ये भी ऐसा माना जाता है कि इसको भी थोड़ा दबा दिया गया है, इसका भी अंडर एस्टिमेशन किया गया है। Now we come to paragraph 2. India has reported over 30,300 cases and 973 deaths based on data collated from states. सभी राज्यों से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में अभी 30,300 केसेस पाए गए हैं और 973 डेथ हुए हैं, 973. The number of cases has multiplied several fold from over 600 since the national lockdown from March 25th. 25 मार्च को जबकि लॉकडाउन किया गया था उस समय ये संख्या थी सिर्फ 600, जो कि आज के डेट में बढ़कर 30,300 तक पहुंच गई है, कई गुना बढ़ गई। At nearly 8,600 cases, Maharashtra has the maximum in the country. अगर महाराष्ट्र की बात करें जहाँ पे ये संख्या सबसे ज़्यादा है कोविड-19 केसेस की, और वह है 8,600. धारावी alone has 330 cases and 18 deaths. धारावी जो जगह है जहाँ पे स्लम डवेलर्स रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, अगर सिर्फ उसकी बात की जाए तो वहाँ पे 330 केस पाए गए और 18 की डेथ हो गई। विद ए पॉपुलेशन क्लोज टू 1 लाख दैट लीव्स चिक बाय जोल, फिजिकल डिस्टेंसिंग इज एन इम्पॉसिबल लग्जरी। धारावी में जहाँ पे लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और बहुत एक दूसरे से बहुत सट कर रहते हैं, जगह की कमी होने की वजह से वहाँ पे इन लोगों को इसी हालात में रहना पड़ता है। वहाँ पर अगर हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करें तो ये एक असंभव चीज़ है, ऐसा हो पाना धारावी में संभव नहीं है। A central team has indicated that nearly 3,000 people might need institutional quarantine in the absence of effective containment in धारावी। अगर धारावी में ठीक तरीके से नियंत्रण नहीं किया गया तो लगभग 3,000 लोगों को क्वारंटाइन में रखना पड़ सकता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिया कुड लुक एट द एक्सपीरियंस ऑफ सिंगापुर। इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत को सिंगापुर के अनुभव से सबक लेना चाहिए या सीखना चाहिए। सिंगापुर में क्या हुआ था ये आगे के लाइन में लिखा गया है। मच अप्रिशिएटेड फॉर इट्स एफर्ट्स in almost containing the spread of the virus early on, the city-state has been numbers rising since late March. सिंगापुर की बहुत तारीफ हुई थी शुरू के दिनों में जब इसने अपने प्रयास से इस वायरस पर नियंत्रण पाया था, लेकिन फिर क्या हुआ ये देखते हैं। अचानक मार्च के अंत से यहाँ पे केसेस की संख्या काफ़ी बढ़ने लगी।
Fresh cases have been reported from dormitories that house over 0.2 million migrant workers from other countries. सिंगापुर में डॉर्मेट्रीज चलती है जहां पर एक साथ बहुत से लोग रहते हैं, सोते हैं, और उनमें 0.2 मिलियन मतलब 2 लाख वैसे मजदूर हैं जो अन्य देशों से आकर सिंगापुर में काम करते हैं। उन्हीं लोगों के रहने का वो लोकेशन है। The crowding in the dormitories, which is akin to what is seen in Dharavi and other slums in India, has provided an ideal setting for easy infection spread. और उस तरह के रहने की जगह जो डॉर्मेट्रीज थी वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि वो एक आइडियल सेटिंग था कोरोना के संक्रमण का आसानी से फैलने का। और उसी तरह की स्थितियां अगर देखी जाएं तो मुंबई के धारावी में भी है, और साथ ही साथ भारत में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उसमें भी यही स्थिति है। Despite shutting down educational institutions and workplaces on April 3rd, when the number of cases was 1,114, and moving many workers to alternative accommodation and quarantining others, it has not been able to contain the spread. हालांकि सिंगापुर में 3 अप्रैल से सभी शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन और उस समय केसेस थे 1,114। साथ ही साथ इस तरह के जो वर्कर्स थे बाहर के देशों से आए हुए, उनके भी रहने की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई थी। उनमें से कईयों को क्वारंटाइन भी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी सिंगापुर सफल नहीं हो पाया कोरोना वायरस के फैलने को रोकने से। अगर आज की बात करें, अप्रैल 28 की बात करें, तो वहाँ पर भी 15,000 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लग रहा था कि सिंगापुर इसे नियंत्रित करने में सफल हो गया, लेकिन फिर अचानक इसमें तेजी से वृद्धि हुई और संख्या 15,000 तक पहुंच गई। एज इंडिया नियर्स द एंड ऑफ इट्स एक्सटेंडेड लॉकडाउन, 3 मई तक जो दूसरा फेज था हमारे लॉकडाउन का, 3 मई को वो ख़त्म होने को है। इट नीड्स टू लर्न फ्रॉम द सक्सेसेस एंड फेलियर्स ऑफ अदर कंट्रीज। उसके बाद क्या निर्णय लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा दूसरे देशों के अनुभवों पर, और इस पर हमें गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। तो दिस वॉज द एडिटोरियल, नो एंड इन साइट। अब अगर हम इसके जिस्ट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज इन डिवाइसिंग स्ट्रैटेजीज टू कंटेन द एपिडेमिक। इस महामारी से अगर भारत को बचना है तो अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, उसके तरीके निकालने पड़ेंगे, और उसका आधार होना चाहिए अन्य देशों के जो अनुभव रहे हैं उसको आधार मानते हुए स्ट्रैटेजीज तय करनी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी। सो दिस वाज द एडिटोरियल, नो एंड इन साइट। सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द यस्टरडेज क्वेश्चंस। कल का एडिटोरियल था वर्चुअल येट ओपन, आपके सामने स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। इसके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, और यही एक्सरसाइज कहलाता है कॉम्प्रहेंशन। आई मस्ट टेल यू अबाउट कॉम्प्रहेंशन, ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि कोई भी इंग्लिश का एग्ज़ाम जब भी आप दीजिएगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो कॉम्प्रहेंशन ज़रूर आता है। और पता नहीं क्या बात है इसमें कि हम लोगों को कॉम्प्रहेंशन से डर लगने लगता है। दिस इज़ माई जनरल ऑब्जर्वेशन वाइल आई टेक द क्लासेस। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फीडबैक यही होता है कि सर कॉम्प्रहेंशन मेरे से नहीं बनता। आई ऑलवेज सजेस्ट देम कि यू स्टार्ट ट्राइंग, कोशिश तुम करो। 1 दिन मुश्किल लगेगा, 2 दिन मुश्किल लगेगा, हो सकता है पूरा वीक मुश्किल लगे, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से इतना परफेक्शन आ जाएगा कि ये तुम्हारे लिए एक आसान चीज़ होगा। कॉम्प्रहेंशन की ब्यूटी ये है कि इसमें कोई रूल नहीं होता, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ डन एज एंड व्हेन इट इज़ गिवन, जैसा दिया जाता है उसी के बेसिस पे आपको उसी समय करना है। तो ये इसकी खासियत है, एंड इट नीड्स प्रैक्टिस। मेरे साथ ये वाला जो एक्सरसाइज आपका चल रहा है कॉम्प्रहेंशन का, आई टेल यू दिस इज गोइंग टू पे यू रिच डिविडेंड्स इफ यू सीरियसली टेक अप दिस एक्सरसाइज। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1।
Why is SCBA apprehensive of virtual courts? यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है एप्रहेंसिव. एप्रहेंसिव मीन्स सशंकित या डरा हुआ. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्चुअल कोर्ट से क्यों डरा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर लोकेट करना है दिए गए एडिटोरियल में. तो ये सेकेंड लाइन में ही आपको दिखेगा. Question of concern to the bar is whether virtual courts have become the new normal and whether it means a move away from the idea of open courts towards technology-based administration of justice without the physical presence of lawyer and litigants. बार के सामने जो बार एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट का, उसके सामने चिंता वाली बात यही है कि उन लोगों को लग रहा है कि कहीं ये वर्चुअल कोर्ट ओपन कोर्ट को रिप्लेस ना कर दे, और ओपन कोर्ट जिसमें उपस्थिति ज़रूरी होती है वकील की भी और मुवक्किल की भी, कहीं ये सिस्टम उसको रिप्लेस ना कर दे, ये चिंता उन लोगों के मन में है. सो द आंसर इज दिस. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. What do you understand by the terms in camera proceedings and courts in congregation? ये दोनों जुडिशरी से रिलेटेड टर्म्स हैं. एक होता है इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, जैसा कि कल वर्ड मीनिंग डिस्कस करने के टाइम में भी आपको बताया था. गुप्त रूप से जो कार्यवाही की जाती है दैट इज कॉल्ड इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, बंद कमरे में. जैसे कुछ सेंसिटिव केसेस होते हैं या फोर्स का, सेना का जो कोर्ट मार्शल चलता है वो बंद कमरे में किया जाता है, लीक नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं इन कैमरा प्रोसीडिंग्स. एक और टर्म था कोर्ट्स इन कॉन्ग्रेगेशन. कॉन्ग्रेगेशन मीन्स होता है झुंड या भीड़. और इंडिया में जो कोर्ट्स चलते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, सब जगह जो कोर्ट रूम होता है उसमें जज रहते हैं, वकील रहते हैं, वकील के साथ मुवक्किल होते हैं, कुछ कोर्ट के स्टाफ मेंबर्स होते हैं वहाँ पे. तो वहाँ पे भीड़ होती है, और अगर कोई सेंसिटिव या बड़ा केस होता है तो मीडिया पर्सन्स भी वहाँ पर अच्छी खासी संख्या में होते हैं. इस तरह के कोर्ट को कहा जाता है कोर्ट्स इन कॉन्ग्रेगेशन. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है हाउ वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड, हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स. इसका आंसर सेकेंड पैराग्राफ के शुरू में देखने को मिलता है. सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि ये प्रोसीडिंग्स होती कैसे है. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यही पूछता है हाउ दीज प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड. तो इसका आंसर यहाँ पे है द प्रोसीडिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये ऐसा हो पाना संभव होता है. और फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स. प्रोसीडिंग्स में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यहाँ पर जो एडिटोरियल में लिखा हुआ है उससे ये पता चलता है कि अभी ज़्यादातर लॉयर्स ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. बट जो रिक्वेस्ट किया है SCBA ने, उसमें कहा गया है कि इसमें लिटिगेंट मीन्स जो केस लड़ते हैं, मुवक्किल जिनको हम कह सकते हैं, वो भी इसको एक्सेस कर सकें, और साथ ही साथ अगर पब्लिक चाहे तो पब्लिक भी इसको एक्सेस कर सके. मीडिया के लिए भी यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है कि मीडिया पर्सन्स भी इसको एक्सेस कर सकें. तो इन जनरल वी कैन से कि वकील के अलावा मुवक्किल, पब्लिक और मीडिया पर्सन्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें एक्सेस ले सकते हैं. देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. वर्चुअल कोर्ट्स आर द नीड ऑफ द आवर. हाउ. कहा गया है कि पूछा गया है कि वर्चुअल कोर्ट्स समय की मांग है कैसे. तो इसका आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा. इसको अंडरलाइन भी किया गया है, वहाँ पे नंबर भी दिया गया है आंसर का. 2 aspects are not in dispute: the vital necessity to keep the courts open even during a national lockdown so that access to justice is not denied to anyone. समय की मांग है, इसके पीछे 2 बहुत ही मजबूत कारण है. पहला तो ये कि देश में जो लॉकडाउन चल रहा है उसके वजह से कोर्ट का काम रुकना नहीं चाहिए, चूँकि ये बहुत अर्जेंट होता है, और लॉकडाउन की वजह से किसी को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. और दूसरा एक मजबूत कारण है कि इसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि लॉकडाउन है, फिजिकल डिस्टेंसिंग हैज़ टू बी मेंटेन्ड. तो ये इसी के थ्रू हो सकता है. अगर ओपन कोर्ट वाला सिस्टम चलता रहेगा तो फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा. सो दिस इज़ द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4.
And now we discuss the last question, question 5. What is a specific demand of the SCBA? Is it genuine? यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स कॉमनली एक जगह पर दिखेंगे. एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है दैट प्रोसीडिंग्स द SCBA हैज़ ऑल्सो ए स्पेसिफिक रिक्वेस्ट. उन लोगों ने एक खास अनुरोध किया है कि प्रोसीडिंग्स में लॉयर्स के अलावा लिटिगेंट्स और पब्लिक को भी एक्सेस मिलना चाहिए. तो दिस इज़ देयर डिमांड. और फिर क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये डिमांड सही है. इट अपीयर्स टू बी जेन्युइन. सही प्रतीत होता है. क्यों? इसको हम देख सकते हैं चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड रेडली एग्री टू दिस. कोर्ट का जो प्रशासन है उसको इसके लिए आसानी से तैयार हो जाना चाहिए. और चूँकि आसानी से तैयार हो जाना चाहिए इट मीन्स द रिक्वेस्ट इज़ जेन्युइन. तो ये था आंसर्स लास्ट एडिटोरियल का जो कि आप लोगों के लिए दिया गया था. अगले एडिटोरियल के साथ हम लोग फिर कल हाजिर होंगे. लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर ये एडिटोरियल का सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है, चूँकि मैं इसे बहुत मेहनत से बहुत दिल से आपके लिए तैयार करता हूँ, तो मेरी मंशा है कि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए. I would request all of you to like, share and subscribe this video so that it reaches a number of more persons. Thank you. All the best.